सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम कक्षा 7 में अपने जो हिंदी विषय की जो हमारी क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें हमने हमारा जो 5वां चैप्टर था वह मिठाई वाला पढ़ा, जो कि एक कहानी है। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा कि किस प्रकार ये फेरी वाले जो होते हैं, आवाज़ें, अलग अलग तरह की आवाज़ें बड़ी सुरीली और बड़े अजीब और ढंग में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक अलग अंदाज में आवाज़ें लगाते हैं, जिससे भीड़ इकट्ठी और उनके सामान खरीदें। उसी चीज़ पर एक आधारित ही हमारे पास में एक कहानी आई अपने कोर्स में, मिठाई वाला। तो उसमें सबसे पहले वो खिलौने वाले के रूप में आता है, एक फेरी वाला आगे खिलौने बेच जाता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कुछ बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू और वो सब और आसपास के बच्चे आते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगले बार में वो 4-6 महीने बाद फिर मुरली बेचने के लिए आता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। ठीक है, तो ये अपने दोनों पढ़े, उसके बारे में अभी हमें कोई आगे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे तब पढ़ लेगा, तब तक कि भाई उसका व्यक्तित्व क्या है, या ये मिठाई वाला या ये जो खिलौने वाला है या ये मुरली वाला है, ये इतने सस्ते में सामान क्यों दे जाता है। जैसा कि उसने बताया भी था, जब जुन्नू मुन्नू के पिता विजय बाबू ने पूछा था कि तुम सभी को 2 पैसे की देते हो मुरली, लेकिन फिर मुझ पे ही क्यों, कि भाई तो फिर बताता है कि इसकी लागत ही, मैं लागत में ही जितने की पड़ी है उतने में ही मुरली बेच करके जा रहा हूँ। तब वो सब बातें जब उसने सुनी, रोहिणी ने, चुन्नू मुन्नू की मम्मी ने, तो वो सोचने लग गई कि ये ऐसा मिठाई जो मतलब ये एक फेरी वाला जो है, ये अपना सामान इतने सस्ते में क्यों बेच के चल जाता है। और फिर इसका बच्चों के प्रति जो वो सब बच्चों से किस प्रकार बातें करता था, वो सब भी रोहिणी ने सुना। सबसे कितने प्रेम से बात करता है कि इतना प्रेम करने वाला आज तक कोई फेरी वाला नहीं आया इधर, सामान बेचने वाला, कि बच्चों से इतना लगाव, इतना प्रेम जो दिखाता है, ये इसके पीछे क्या रहस्य है। और ये अपना सामान भी जिस लागत में आता है, जैसे हाँ आज के संदर्भ में हम कहने हैं कि भाई जिस रेट में उसके पड़ रहा है वो उसी में बेच के क्यों जा रहा है, क्या उसमें उसको मुनाफा या फ़ायदा या प्रॉफिट नहीं चाहिए क्या। तो वो सब सोचती रहती है। इसी दौरान उसको जो है मुरली वाले को गए हुए काफ़ी समय बीत चुका होता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक लेकर बैठें और ध्यान से इस कहानी को पढ़ें। आज इस कहानी को अपन पूरा करेंगे। तो वही चीज़ थी कि मुरली वाला चला गया, उस बात को काफ़ी समय हो गया। रोहिणी की जो धीरे धीरे रोहिणी की स्मृति से वो जो उस मिठाई वाले, खिलौने वाले और मुरली वाले की जो चीज़ थी वो धीरे धीरे निकल गई उसकी यादों में से। और इस बात को कितना टाइम हो गया, यहाँ से करते हैं अपन जो इसका जो चौथा दृश्य जो है कहानी का, वो कर रहे हैं अपन 8 मास बाद, यानी 8 महीने बीत चुके हैं उस बात को, वो मुरली वाला जो मुरली बेच के गया। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित कहते हैं, यानी कि अपनी मतलब पाँव तक, घुटनों तक कह सकते हैं अपन, कि अपने कमर से काफ़ी नीचे तक लंबे बाल, लंबित बालों को केश राशि यानी अपने केशों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी वो पहले से जानती थी, क्योंकि वही था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो वो स्वर सुनते ही वह पहचान गई कि ये वही व्यक्ति है जो पहले मुरली और खिलौने बेच के गया था। तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। यानी कि पहले की औरतें जो थी, बाहर का कोई व्यक्ति आता तो उससे पर्दा करती या संकोच करती थी, अकेली होती, घर में आदमी होता जब तो कोई बात नहीं। लेकिन इस समय विजय बाबू घर में नहीं है, तो वो बाहर के कमरे में उसको बिठाने के लिए कह रही है कि बाहर के बरामदे में जो कमरा रूम है वहाँ उसे बिठाओ, और मैं उधर कैसे आऊँ, तो आप चल के ज़रा बात करो उससे। तो कह रही है मैं ज़रा चिक के पीछे, यानी पर्दे के पीछे खड़ी होकर उससे बात कर लूँगी, आप भी वहाँ आ जाओ। तो यही कह रही है कि ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। तो चिक की ओट में मैं बैठ जाऊँगी ताकि बाहर वाले कमरे में उसे बिठाऊँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ, चपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ। उसने क्या कहा, 1 पैसे में 16 मीठी मीठी गोलियाँ थी। ठीक है, ऐसे तो उनको वो बेच रहा था।
दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब दादी मोल भाव लगा रही है, अपनी भी आदत होती है ना, कोई चीज़ को अपन कहते नहीं इतने की नहीं इतने की, तो वो भी मोल भाव लगा रही है। भाई 1 पैसे में 16 की बजाय तो 25 क्यों नहीं देता। मिठाई वाला नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। भाई उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, फिर उसने बताने वाला था कि मैं इतना भी देता हूँ, तो फिर वो कहने वाला था कि इतना भी देता हूँ तो मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहते कहते रुक गया। उसने कहा खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। और रोहिणी ने चिक में से, नहीं पीछे पर्दे के ओट में से, चिक होता है लकड़ी की बांस का बना हुआ पर्दा जो होता है उसमें से, उसके पीछे खड़ी थी, उसने पैसे दे दिए कि नहीं दादी सस्ता दे रहा है, सही दे रहा है, 1 पैसे की 16, आप तो 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। दादी फिर भी मोल भाव अभी भी लगा रही है कि 4 की दे दो, लेकिन 25 दे दो कोई बात नहीं, 20 दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मुँह यानी मुँह में दांत नहीं थे इसलिए। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब रोहिणी पर्दे के पीछे से, क्योंकि वो जानना चाहती थी, पहले भी उसके मन में कई बार प्रश्न आया था कि ये बच्चों से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम से बात करने वाला फेरी वाला कैसे हो सकता है, और फिर इतना सस्ता सामान कैसे दे जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। क्या केवल अपनी अगर रोजी रोटी की बात होती, अपनी पेट की बात होती, कमाने की बात होती तो सामान सस्ता नहीं दे जाता। इसलिए उसके मन में कुछ प्रश्न थे, तो वो आज पूछ रही है। तो उसने पूछ ही लिया दादी के द्वारा कि इससे पूछो कि इसको पहले कभी, वो इससे पहले भी कभी आया है क्या, और ये यहाँ का तो नहीं लगता। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही नहीं थी कि मिठाई वाले चेष्टा की ही थी, दादी इस प्रश्न को बोलने ही वाली थी, उससे पहले मिठाई वाले ने प्रश्न सुन लिया क्योंकि वो भी पास में बैठा था। तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर। उसे पता है कि इससे पहले मुरली और इससे पहले खिलौने बेचने आया था, लेकिन वो फिर भी उसके मुंह से सुनना चाह रही है, इसीलिए अनजान बन के प्रश्न कर रही है। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। हर्ष के साथ क्यों? क्योंकि वो मुस्कुराता हुआ, और संशय यानी उसे शक भी होता कि ये मुझसे क्यों पूछताछ कर रही है, और विस्मय आदि यानी आश्चर्य के भाव में कि भाई ये मेरे से क्या जानना चाहती है। तो इस सब भावों को देखते हुए उसने जवाब दिया कि इससे पहले मैं मुरली और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, वो सही समझी कि ये वही व्यक्ति है। अब उसे पक्का हो चुका था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी उसे लगा कि अब मुझे और भी से प्रश्न करने चाहिए। वह बोली इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? भाई इस तरह का व्यापार करके, इस तरह का काम करके तुम्हें क्या मिलता? तुम तो सस्ता सामान बेचते हो। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मतलब कह रहा है कि मैं कमाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, कमाने को मिले तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी मुझे संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिल जाता है, और यही मुझे चाहिए। तो वो पूछ रहे सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो उसने बताया कि अगर मैं आपको कारण बताऊंगा तो आपको सुनकर भी दुख होगा। तो वो फिर कह रही रोहिणी कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। कह रही भाई तुम्हारा जो समय ख़राब हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें तुम्हारा कोई हर्जा नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं मिठाई और ले लूँगी, लेकिन तुम अपने बारे में मुझे बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वह पीछे अपनी पुरानी यादों में लौट करके अपने बारे में रोहिणी को अब विस्तार से बता रहा है। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी कि उसका बड़ा नाम था, प्रतिष्ठा थी उसके अपने नगर में, नगर सेठ था ऐसे कह सकते हैं, बहुत पैसे वाला था, पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास में, बाहर लोगों में उसका बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा थी। लेकिन और घर के लिए कह रहा है, घर में बहुत सुख था क्योंकि अच्छी पत्नी थी, ठीक है, एक बड़ी
अच्छी गृहिणी थी उसकी पत्नी, और उसके 2 सुंदर सुंदर बच्चे भी थे। इसलिए कह रहा है कि बाहर संपत्ति का व्यवहार था मेरे, तो घर में मेरे घर के भीतर जो था मेरे सांसारिक सुख था पूरा। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी मेरे को बहुत प्रिय थी, मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय थी। कहने का मतलब बच्चे से सुंदर कि जैसे सोने के सजीव खिलौने हो। और अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि मेरे बच्चे इतने सुंदर थे जैसे कोई मान लो सोने के खिलौने जो बोल रहे हो, चल रहे हो। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा जाता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, तो वो बोल रहा है कि वही वाली बात कि मरे हुए के पीछे मरा नहीं जाता। विधाता की कोई ना कोई लीला थी कि अब ना तो उनकी पत्नी थी इस दुनिया में, नहीं दोनों बच्चे। कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो गई इनके जीवन में, इसलिए इनकी पत्नी और दोनों बच्चे खत्म हो गए। तो कह रहा है कि अब प्राण निकाले नहीं, जानबूझ के तो कोई मरा नहीं जा सकता। तो कह दादी को कहता हुआ कह रहा है कि दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। तो कह रहा है कि इसलिए अब उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वो बच्चे मेरे पास नहीं है, तो ज़रूर दोबारा जन्म लेकर के कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के बीच में तो होंगे शायद वो मेरे बच्चे। तो इसलिए कह रहे हैं अपने उन बच्चों को खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं गई। आखिर अंत में होना का यही है, पुनर्जन्म लिया होगा तो इन्हीं बच्चों के बीच में मेरे बच्चे होंगे। आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल मरता, यानी अगर घर में पड़ा रहता, उनकी याद में रहता, दिन भर परेशान रहता और उनको याद करके रोया करता, बिलखा करता, तो मैं परेशान ही रहता और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, अकेले से घुट घुट के मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ रहूँ और ऐसे घूम घूम कर उन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढूंगा, इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को देखता हूँ, तो इस प्रकार संतोष के साथ मर सकूँगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी भी मिल जाती है, और इतने सारे बच्चों में उसे कहीं न कहीं उसके अपने बच्चों जैसे कहीं न कहीं बच्चे तो मिल ही जाते हैं, दिख ही जाते हैं। वैसे अटकेलियाँ करने वाले चंचल बच्चे उसे नजर आता है, तो उसे बड़ा संतोष मिलता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसा तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी पैसों की तो कमी नहीं, पैसों के लिए बेचने नहीं आता हूँ, लेकिन जो चीज़ नहीं है ना, जो आत्मीय सुख नहीं है, जो संतोष नहीं है, उसके लिए आता हूँ इन बच्चों के बीच में, और वो मुझे इनके बीच में आके मिल जाता है। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उनका आंचल पकड़कर रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि वो इतना आत्मविभोर हो गया, और रोहिणी ने भी आत्मीयता दिखाते हुए उसके बारे में सब कुछ जानना चाहा, इसलिए उन बच्चों के चुन्नू मुन्नू के प्रति प्रेम जताते हुए मिठाई वाले ने अब की बार जो है वो थोड़ा भावुक हो गया, अपनी पुरानी बातों को याद करके, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को याद करके, और उस भावुकता में वो बेचारा उसकी आंखें भर आई, वो रोने लगा। और वहाँ से जैसे इतने में चुन्नू मुन्नू आ गए, और फिर उसने अलग से, उनकी मम्मी ने तो जो खरीदी थी वो मिठाई अलग, उसके अलावा भी उसने 2 पूड़ियों में दोनों बच्चों को अलग अलग मिठाई दी, और वहाँ से उठ करके चला गया। जबकि रोहिणी ने पैसे दिए थे, वो पैसे उसने लिए नहीं। दादी ने भी कहा, नहीं भाई अपने पैसे ले जा, लेकिन वह आज उसने मना कर दिया कि आज मैं भी पैसे नहीं ले, क्योंकि उसने अपने किसी अपने की जैसे रोहिणी ने उससे व्यवहार करते हुए से उसके जीवन के बारे में उससे पूछा था, उससे आत्मीयता दिखाई थी इसलिए। तो ये है आपकी मिठाई वाला कहानी आज पूरी होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, समझा होगा कि कैसे एक फेरी वाले का किस प्रकार की आवाज़ें लगा के अपने सामान बेचता है। लेकिन यहाँ पर कहानी मेन इस मिठाई वाले व्यक्ति की है कि जीवन में इस कहानी से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो सीख ये मिलती है, कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में छूट जाती है या हमसे अलग हो जाती है, तो उसके उन चीज़ों के छूटने की वजह से उनके दुख में डूब करके इंसान को जो है निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। उसे अपने जीवन में कोई न कोई आगे बढ़ने का कोई न कोई नया रास्ता खोज लेना चाहिए। जैसे इस मिठाई वाले ने सोचा, पैसा सब कुछ होने के बावजूद भी वो बच्चों की चीज़ें लेकर के गली गली में घूमता और उनको बेचता, और बच्चों के इर्द गिर्द ऐसा उससे महसूस होता था कि इन बच्चों में मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चों को पाने का उसने सबसे अच्छा, सही और बिल्कुल सटीक रास्ता चुना था कि उसे पता था कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने दोबारा जन्म लिया होगा तो इन्हीं बच्चों में होंगे, और वह सुख, शांति और संतोष उनके बीच में जाकर पा लेता था। तो इस प्रकार से अगर वह उनमें डूबा रहता, उस गम में, उस दुख में, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और उसका जीवन भी ऐसे ही जैसे कहते हैं नीरस सा बीत जाता, और पता नहीं कब किस दिन उसकी भी मौत हो जाती, वो भी मृत्यु को पहुंच जाता। लेकिन अब आज वो आनंद और उल्लास के साथ अपना एक जीवन जी रहा है इन बच्चों के बीच में आकर के। ठीक है, तो यही प्रेरणा इस हमें कहानी से मिलती है। तो आप भी एक बार इस कहानी को फिर से दोहराइएगा, पढ़िएगा बैठ करके, ठीक है। और इसके प्रश्न उत्तर का जो फ़ोटो है मैं आपको इस वीडियो के बाद में अवश्य भेज दूँगी। धन्यवाद।